हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त रितेश अपने एमपीपीएससी नोट्स इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सार्क के बारे में। मीन्स सार्क यानी साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि किस प्रकार से एमपीपीएससी मेंस के एग्ज़ाम के लिए इसके नोट्स तैयार किए जा सकते हैं। तो उसी के बारे में हम पूरी तरह से डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो को और समझेंगे कि सार्क क्या कैसे है, भारत के साथ कैसे इसके रिश्ते हैं। ठीक है, तो उस सभी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की ओर, देखते हैं कि सार्क के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखते हैं कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क जो की स्थापना कब हुई थी। तो 8 दिसंबर 1985 को ढाका में सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर के साथ जो है की गई थी। ठीक है, सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को। तो डेट आप ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि ये एमपीपीएससी में भी पूछा जा सकता है इसकी डेट को। और दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग का जो है क्षेत्रीय सहयोग का विचार सर्वप्रथम जो विचार होगा यहाँ पे फ्रेंड्स आप विचार कर लीजिएगा, सर्वप्रथम नवंबर 1980 में सामने आया था इसका विचार। और 7 संस्थापक देशों बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एवं श्रीलंका के विदेश सचिवों के परामर्श के बाद इनकी प्रथम मुलाकात जो है अप्रैल 1981 में कोलंबिया में हुई थी। ठीक है, और अफगानिस्तान वर्ष 2005 में आयोजित हुए 13वें वार्षिक शिखर सम्मेलन में सार्क का सबसे नया सदस्य बना। ठीक है, और इस संगठन का जो मुख्यालय एवं सचिवालय है नेपाल के काठमांडू में अवस्थित है। तो दो चीज़ आप ध्यान रखिए, बहुत ही जरूरी, कि नेपाल के काठमांडू में इसका जो मुख्यालय है और 2005 में जो लेटेस्ट सदस्य बना है वो अफगानिस्तान बना था। ठीक है, और सार्क के सदस्य देश कौन कौन से हैं। तो सार्क के सदस्य देश जो हैं 8 सदस्य देश शामिल हैं इसमें सार्क में। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। ठीक है, अब देखते हैं वर्तमान में सार्क में 9 पर्यवेक्षक सदस्य देश है, मतलब कि जो इसमें अलग से बुलाए जा सकते हैं। ठीक है, पर्यवेक्षक के रूप में। तो इसमें कौन कौन से सदस्य देश हैं जो पर्यवेक्षक सदस्य देश। तो ऑस्ट्रेलिया, चीन, यूरोपीय यूनियन और ईरान, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मॉरिशस, म्यांमार और यूएसए यानी कि अमेरिका। ठीक है, तो ये सभी जो पर्यवेक्षक देश के रूप में इसमें शामिल हो सकते हैं। ठीक है, इन्हें बुलाया जा सकता है। अगला क्या है, संगठन के कार्य क्षेत्र, मतलब जो ये सार्क संगठन है इसके कार्य क्षेत्र क्या क्या है। तो जो क्या क्या कार्य करता है ये क्या कर। ठीक है, तो सबसे पहला है मानव संसाधन विकास एवं पर्यटन, मतलब मानव संसाधन के विकास में पर्यटन से रिलेटेड जो भी संभावनाएं उनको तलाशने उन्हें बढ़ाने का कार्य करता है ये। ठीक है, और कृषि एवं ग्रामीण विकास जो है इसके कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है। पर्यावरण, प्राकृतिक एवं बायोटेक्नोलॉजी जो है मतलब एनवायरमेंट से रिलेटेड हो या फिर नेचर से रिलेटेड कोई भी चीजें हैं उन सभी जो है उन पर कार्य करने की जो है क्षेत्र इसके अधिकार क्षेत्र में आता है। ये इससे रिलेटेड कार्य करने के लिए ये संगठन है। ठीक है, और आर्थिक व्यापार जो है इस देशों के बीच में जो कि सार्क से रिलेटेड हैं, सारे जितने भी कंट्रीज हैं। ठीक है, तो उनके बीच आर्थिक व्यापार एवं हित उनसे जुड़े होते हैं जो हित, उन सभी को कंट्रोल करने का कार्य सार्क करता है। और सामाजिक मुद्दों पर जो है क्या करता है, डिस्कशन करता है। जो भी इन देशों के आपसी जो मुद्दे हैं, ठीक है, तो उन सभी पर डिस्कस होता रहता है इसमें। और सामाजिक मुद्दे जो भी जैसे कि मान लीजिए किसी दूसरे देश में किसी भी प्रकार का जो है हिंसा चल रही है या फिर कोई भी मुद्दा ऐसा हो रहा है, ठीक है, जिस पर बोलने की जरूरत होती है, तो सार्क वहां भी अपने बयान जारी करता है। ठीक है, और जो है सूचना एवं गरीबी उन्मूलन के कार्य को भी सार्क के माध्यम से कराया जाता है। मतलब कि जो है गरीबी उन्मूलन के कार्य को, जैसे लोगों में जो इन देशों में गरीब जो भी जनसंख्या है उन्हें कैसे ऊपर उठाया जा सकता है, गरीबी रेखा से बाहर लाया जा सकता है, इन मुद्दों की विवेचना भी सार्क के माध्यम से की जाती है। सार्क संगठन जो है, और ऊर्जा, परिवहन एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से रिलेटेड जितने भी कार्य होते हैं इसके जो है कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और शिक्षा, सुरक्षा एवं इन देशों की जो संस्कृति वगैरह है इनसे रिलेटेड भी कार्य जो है इस संगठन यानी कि सार्क के अंतर्गत किए जाते हैं। ठीक है, और अगला है सार्क का उद्देश्य। सार्क का उद्देश्य क्या है,
मतलब सार्क को किस लिए बनाया गया है, क्यों इसकी स्थापना की गई है। तो सार्क जो है दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना एवं उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। और इसके आगे भी कई ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि इसके उद्देश्य के रूप में काउंट किए जा सकते हैं, जैसे कि इस क्षेत्र में आर्थिक वृद्धि, मतलब कि जो सार्क में जितने देश आते हैं उनके क्षेत्रों में दक्षिण एशिया वाला जो क्षेत्र है कैसे आर्थिक वृद्धि की जा सकती है, सामाजिक प्रगति की जा सकती है, ठीक है, समाज में बदलाव लाए जा सकते हैं और सांस्कृतिक विकास में तेजी ला सकते हैं और सभी व्यक्तियों को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अवसर प्रदान करना जो है तथा उनकी क्षमताओं का आकलन करना और विकसित करना, ये सभी सार्क जो है सदस्य देश हैं इन सभी बातों पर डिस्कशन करते हैं, आपस में चर्चा करते हैं जब भी इनकी मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाती है, ठीक है। और दक्षिण एशिया के देशों के मध्य सामूहिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना एवं उसे मजबूत करना, यानी कि जो ये देश हैं सार्क के अंतर्गत सदस्य देश इसके, तो इनमें जो भी देश हैं इनमें आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना, ताकि ये एक समूह के रूप में बस नाम के लिए ना रह जाएं, बल्कि ये आत्मनिर्भर हों एक दूसरे के प्रति, ठीक है। और क्या करना है, समझ को, आपसी समझ को बढ़ावा देना और विश्वास को बढ़ावा देना इसके उद्देश्य के अंतर्गत आता है। और अगला है आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी एवं वैज्ञानिक क्षेत्रों में आपसी सहयोग एवं सक्रिय सहभागिता को प्रोत्साहित करना भी सार्क की ही जिम्मेदारी है। मतलब इस जिम्मेदारी इसके अंतर्गत आती है, मतलब आर्थिक रूप से बढ़ावा देने या सामाजिक चीज़ों को जो है डिस्कशन करना, सांस्कृतिक जो है इनकी जो सांस्कृतिक जो है वहाँ की, मान लीजिए कोई भी देश है उनकी सांस्कृतिक धरोहरें हैं, ठीक है, तो उन सभी को बढ़ावा देना, ठीक है। और तकनीकी वैज्ञानिक जो भी वैज्ञानिक क्षेत्र हैं उनमें आपसी सहयोग, मतलब सभी देशों का जो कि सार्क के देश हैं शामिल हैं, इनका आपसी सहयोग होना चाहिए, सक्रिय सहभागिता होनी चाहिए इन सभी देशों की। तो ये भी कौन देखता है, सार्क इन सभी अपनी मीटिंग्स में देखता है, इन सभी पर डिस्कशन चर्चा की जाती है। और अन्य विकासशील देशों के साथ सहयोग को मजबूत करना, जैसे कि जो सार्क के अन्य मतलब कि देश सदस्य देश नहीं है और वो एक विकासशील देश है, ठीक है, तो वहाँ भी क्या करना है, सहयोग को मजबूत करना सार्क का उद्देश्य है। जैसे कि मान लीजिए कि म्यांमार जो है ये क्या कहते हैं इसको, मान लीजिए कि कोई ऐसा देश है मेडागास्कर वगैरह, जैसे दक्षिण साइड के छोटे छोटे द्वीपीय देश हैं, ये सभी यदि मान लीजिए कि यहाँ पर ज़्यादा विकासशील ही देश हैं ये सब, ठीक है, या बहुत पिछड़े देश है, तो इन सभी के साथ क्या करना, सहयोग को मजबूत करना, ये भी एक सार्क का उद्देश्य है। और समाज हितों के मामलों में, समान हितों के मामलों में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आपसी सहयोग को मजबूत बनाना, मतलब कि यदि कोई जो है समान हित के मामले हैं किसी अंतर्राष्ट्रीय मामलों में, जो ये संगठन आपसी सहयोग को मजबूत करके, मतलब जितने भी इसमें देश हैं आपसी सहयोग करके अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मतलब कि हितों की बातों को उठा सकते हैं, ठीक है। और एक अगला क्या है, अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठनों के साथ समान उद्देश्यों एवं लक्ष्यों के साथ सहयोग करना जो है, क्या करना, इसका ये भी उद्देश्य है कि अंतर्राष्ट्रीय और जो भी क्षेत्रीय संगठन बने हैं अलग अलग, जैसे यूरोपीय यूनियन को ही ले लीजिए आप, ठीक है, या फिर कोई और भी संगठन है जैसे ब्रिक्स वगैरह है, तो उन सभी के साथ जो भी समान उद्देश्य हैं उनके या लक्ष्य हैं, उन सभी के साथ सहयोग करना सार्क का उद्देश्य है। इसके बाद सार्क और इसका महत्व देख लेते हैं, ठीक है। तो सार्क सदस्य देशों का जो क्षेत्रफल है विश्व के क्षेत्रफल का 3% है, यानी कि जो सार्क है उसकी जो मतलब कितने जो देश शामिल है इसमें, उनका जो विश्व का क्षेत्रफल है टोटल, उसमें से 3% क्षेत्रफल जो है सार्क के अंतर्गत आता है, ठीक है। जितने भी सार्क देशों में शामिल है, जिसमें से सबसे बड़ा आपको पता ही होगा कि भारत है। इसके बाद एवं विश्व की कुल आबादी के 21% लोग सार्क देशों में रहते हैं, मतलब कि जो 8 देश हैं सार्क में, उनमें केवल 21% लोग हैं जो पूरी विश्व की आबादी का रहते हैं, ठीक है। तथा वैश्विक अर्थव्यवस्था में सार्क देशों की हिस्सेदारी 3.8% अर्थात 2.9 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है। मतलब इतनी जो है अर्थव्यवस्था इन देशों की, जो सार्क देश हैं शामिल है, इतनी है, ठीक है। और तालमेल बनाना, यह दुनिया की सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र होने के साथ साथ महत्वपूर्ण उपजाऊ क्षेत्रों में से एक है। और सार्क देशों में परंपरा, परिधान, भोजन और सांस्कृतिक एवं राजनीतिक जो है पहलू लगभग समान है, जो उनके कार्यों में तालमेल या सहयोग स्थापित करने में लाभदायक हैं, ठीक है। मतलब कि जो इसके जो देश हैं,
तो ये क्या है कि यहाँ की जो संस्कृति है या फिर परिधान, भोजन, ठीक है, तो परंपरा है, ये लगभग एक जैसी है। इसलिए एक जैसी है क्योंकि इसमें से ज़्यादातर जो देश हैं, जैसे कि आप मान लीजिए कि पहले जो है भारत के ही हिस्से इसके कई देश हुआ करते थे, जैसे बांग्लादेश को ले लीजिए या फिर जो है ये पाकिस्तान को ले लीजिए, अफगानिस्तान को, ये सब ज़्यादातर क्षेत्र जो है पहले भारत में ही हुआ करते थे, बाद में इन सभी का विभाजन हुआ है, ठीक है। तो क्या होता है कि यहाँ की जो संस्कृति वगैरह है ये सभी लगभग लगभग एक जैसी होती है। तो क्या होता है कि सहयोग स्थापित करने में ये सभी लाभदायक होता है। ये संगठन जो बना है एक जैसी संस्कृति, परंपरा, भोजन, परिधान होने के कारण आपसी सहयोग इनके बीच ज़्यादा है, ठीक है। इसके बाद समान समाधान, यानी कि सार्क के सदस्य देशों में समान समस्याएं और मुद्दे विद्यमान हैं, जैसे गरीबी, निरक्षरता, कुपोषण, प्राकृतिक आपदाएं, आंतरिक संघर्ष, औद्योगिक एवं तकनीकी पिछड़ापन, निम्न जीडीपी एवं निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति। मतलब कि जो भी सार्क के सदस्य देश हैं इनमें से ऐसा कोई भी देश नहीं है जो कि पूरी तरह से विकसित हो चुका है। सभी देश विकासशील हैं, यहाँ तक कि भारत भी एक विकासशील देश है, जहां पर इन सभी देशों में समान समस्याएं हैं। जैसे क्योंकि ये विकासशील देश हैं जहां की समस्याएं लगभग एक जैसी होती हैं, जैसे गरीबी, वहां पर विकासशील देशों में ज्यादातर गरीबी होती है, निरक्षरता होती है लोगों में, ठीक है, और कुपोषण होता है बहुत ज़्यादा, प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं, ठीक है, और आंतरिक संघर्ष कई बार देखे जाते हैं, और पिछड़ापन, तकनीकी जो पिछड़ापन है जो है ऐसे विकासशील देशों में ये भी देखा जाता है, और जीडीपी बहुत कम होती है, ठीक है, और आर्थिक स्थिति कमजोर होती है ऐसे लगभग देशों की, ठीक है। तो ऐसी में विकास के सामान्य क्षेत्रों का निर्माण कर तथा विकास प्रक्रिया में आने वाली समस्याओं का समाधान करके वे अपने जीवन स्तर के ऊपर उठा सकते हैं। मतलब कि जो सार्क है इसमें जो जितनी भी चुनौतियां आती हैं इन सभी को जो है देखकर, उसमें चर्चा वगैरह करके उन पे अच्छे निर्णय लेकर इन सभी चुनौतियों को दूर किया जा सकता है सार्क संगठन के माध्यम से, ठीक है। और अगला क्या है, भारत के लिए इसके क्या महत्व हैं। तो जो सार्क है इसके भारत के लिए क्या महत्व है, तो सबसे पहले पॉइंट क्या है, पहले पड़ोसी, यानी कि देश के समीपवर्ती पड़ोसियों को प्रमुखता। मतलब सार्क जो है जितने भी देश हैं ये भारत के लगभग पड़ोसी देश ही हैं सभी, ठीक है। तो ये क्या होता है कि भारत का हमेशा से उद्देश्य रहा है कि नेबरहुड पॉलिसी फर्स्ट होनी चाहिए, कि जो पड़ोसी है उनसे रिश्ते अच्छे होने चाहिए। ये बात अलग है कि पाकिस्तान से हाल मतलब कि हमें कभी भारत के रिश्ते अच्छे नहीं रहे हैं, ठीक है, लेकिन भारत हमेशा प्रयास करता है कि सभी जो है पड़ोसी देशों के साथ भारत के रिश्ते अच्छे रहें, ठीक है। तो ये भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण एक संगठन है सार्क, रिश्तों को सुधारने के लिए, ठीक है। और अगला है भू रणनीतिक महत्व, यानी कि यह विकास प्रक्रिया एवं आर्थिक सहयोग में नेपाल, भूटान, मालदीव एवं श्रीलंका को आकर्षित करके चीन के वन बेल्ट एंड वन रोड कार्यक्रम का विरोध कर सकता है। यानी कि जो आपने सुना होगा कि चीन का एक कार्यक्रम है वन बेल्ट एंड वन रोड कार्यक्रम, ठीक है, जो कि वो पूरे लगभग बहुत सारे देशों में फैला रहा है और अपना अधिकार जमा रहा है, ठीक है, जो कि पाकिस्तान से भी गुजरता है। तो क्या कर सकता है भारत की इस संगठन के माध्यम से, जो नेपाल, भूटान, मालदीव और श्रीलंका जैसे देश हैं इन सभियों को मिला करके इस चीन की जो परियोजना है इसका विरोध कर सकता है कड़े तौर पर, ठीक है। और क्षेत्रीय स्थिरता, यानी कि सार्क के द्वारा सार्क इन क्षेत्रों के बीच आपसी विश्वास एवं शांति स्थापना में सहयोग कर सकता है। मतलब कि जो सार्क के सदस्य देश हैं इन जो भी क्षेत्र हैं यहाँ के, ठीक है, भारत के पड़ोसी, इन पड़ोसी देश जो हैं ये सभी सार्क के सदस्य मिल करके इस क्षेत्र की शांति की स्थापना जो है इसमें सहयोग कर सकते हैं, ठीक है। और वैश्विक नेतृत्व की भूमिका, यानी कि यह भारत को अतिरिक्त जिम्मेदारियां लेकर क्षेत्र में अपने नेतृत्व को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। मतलब कि सार्क एक ऐसा संगठन है जो कि भारत को नेतृत्व क्षमता प्रदान करता है। मतलब कि जैसा कि आपको पता होगा कि भारत जो है इस सार्क संगठन में एक सबसे बड़ा देश है, उसकी सबसे बड़ी जीडीपी है, सबसे बड़ी जनसंख्या है, सबसे बड़ा क्षेत्र है। तो उस अधिकार से भारत जो है एक नेतृत्व के रूप में जैसे कि इसका जो है नेतृत्व कर सकता है सार्क संगठन का, ठीक है। और पूरे विश्व में एक ये दिखा सकता है कि भारत भी इस इलाके का पूरा क्षेत्रीय जो है नेतृत्व करता है। जिस प्रकार से यूएसए जो है पूरी विश्व में एक राज की भूमिका निभाता है कि जहां देखो तो वो पावरफुल दिखता है, तो उस प्रकार से भारत कम से कम पूरे विश्व की तो नहीं तो इस क्षेत्रीय इलाके में एक पावरफुल शक्ति है, ठीक है, दक्षिण एशिया वाले इलाकों में, ठीक है। तो इस प्रकार से नेतृत्व क्षमता ही प्रदर्शित होती है भारत की। और भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए एक गेम चेंजर, मतलब कि जो भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी है
तो उसके तहत ये एक जो सार्क है ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, क्योंकि दक्षिण एशियाई अर्थव्यवस्थाओं को दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ लिंक करके मुख्य रूप से सेवा क्षेत्र में भारत के लिए आर्थिक एकीकरण एवं समृद्धि को आगे लाया जा सकता है। मतलब कि जो ये सार्क संगठन है इसके माध्यम से जो पूर्वोत्तर संगठन है, सभी जो पूर्व एशिया के देश हैं जैसे कि म्यांमार के बाद थाईलैंड वगैरह, लाओस वगैरह, इन सभी से अच्छी कनेक्टिविटी जो है स्थापित की जा सकती है और जिससे भारत में आर्थिक जो है प्रगति और एकीकरण को लाया जा सकता है। भारत अपने जो सामान को इन जो पूर्वी एशिया के देशों में एक्सपोर्ट ईजिली कर सकता है। तो इसमें सार्क जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ठीक है, अब इसकी चुनौतियां देख लेते हैं कि जो सार्क है वो चुनौती के रूप में कैसे, इसकी चुनौतियां क्या क्या हैं। ठीक है, तो बैठकों में कमी, मतलब कि जो भी बैठकें होती हैं सार्क की बहुत कम होती हैं, कभी कभी इन्हें रद्द भी कर दिया किया जाता है। जैसे कि जब आपने सुना होगा कि पठानकोट हमला हुआ था भारत के ऊपर, ठीक है, तो वहां पर भारत ने जो पाकिस्तान में सार्क का जो आयोजन होने वाला था, उसकी बैठक होने वाली थी, तो उसने भारत ने क्या किया था, तो उसका बहिष्कार कर दिया था। ठीक है, तो इस प्रकार से जो बैठकों की कमी है, ठीक है, सार्क सदस्य देशों के बीच अधिक अनुबंध किए जाने की आवश्यकता है। साथ ही सम्मेलन के अतिरिक्त इन सदस्य देशों के द्वितीयक सम्मेलन को द्विपक्षीय सम्मेलन का आयोजन वार्षिक रूप से कराने की आवश्यकता है। मतलब कि जो भी सम्मेलन है इनका जो सार्क देशों का सम्मेलन होता है, इसका हर वर्ष आयोजन किया जाना चाहिए। ठीक है, कंटिन्यू, ताकि इसमें जो है एक समन्वय की भावना आए, देशों में जो है विश्वास और सहयोगिता की भावना बढ़े। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दों पर विचार किया जा सके और चुनौतियों का सामना किया जा सके। और अगला पॉइंट है, समन्वय क्षेत्र व्यापक होने के कारण यह ऊर्जा एवं संसाधनों में परिवर्तन का नेतृत्व भी करता है। ठीक है, मतलब कि जो भी ऊर्जा और संसाधन के जो है क्षेत्र हैं उनमें परिवर्तन का नेतृत्व यह संगठन करता है। और भारत पाक संबंध यानी कि भारत और पाकिस्तान के मध्य बढ़ते तनाव एवं संघर्ष ने सार्क की क्षमताओं को कम किया है। मतलब ये भी एक चुनौती है कि जैसा कि आपको देखेंगे कि पाकिस्तान और भारत के बीच हमेशा नोकझोंक लगी रहती है। पाकिस्तान के जो आतंकवादी संगठन हैं वो भारत पर तरह तरह के जो है घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं या फिर आतंकवादी हमले होते रहते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा चाहे उरी अटैक हो या फिर पठानकोट हमला हो या मुंबई हमला हो, इस तरह से कई आतंकवादी हमले पाकिस्तान करवाता रहता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि सार्क की क्षमताएं कम होती है, क्योंकि भारत हमेशा जो है पाकिस्तान का विरोध करता रहता है, क्योंकि पाकिस्तान हरकत ही ऐसी करता है, बदले में पाकिस्तान भी भारत के हमेशा खिलाफ ही बोलता रहता है। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है कि सार्क में जो सदस्य देश हैं इनमें जो है पूरी तरह से आपसी जो है जो समन्वय की भावना नहीं आ पाती, क्योंकि जो पाकिस्तान है हमेशा अलग थलग पड़ा रहता है सार्क के अन्य देशों की तुलना में। ठीक है, और इसके बाद देखते हैं कि आगे की राह क्या हो सकती है इसके लिए। ठीक है, तो एक ऐसे क्षेत्र में जहां चीनी निवेश एवं ऋण तेजी से बढ़ा है, सार्क विकास हेतु और अधिक स्थायी विकल्प प्रस्तुत करने के साथ ही व्यापार शुल्कों का विरोध कर सकता है। और इसके अलावा यह दुनिया भर में दक्षिण एशियाई क्षेत्र में श्रमिकों के लिए बेहतर शर्तों की मांग करने हेतु एक आम मंत्र की भूमिका निभा सकता है। मतलब कि जैसे जैसे जो आप देख रहे होंगे कि चीन का जो है निवेश है या फिर ऋण तेजी से बढ़ता जा रहा है, इन सार्क देशों में ही आप देखेंगे तो चीन क्या कर रहा है कि धीरे धीरे इन्हें ऋण दे देकर इतना बोझ में लाद दे रहा है कि इन्हें ऋण देता है पहले, और उसके बाद क्या करता है कि ये यदि देश ये ऋण नहीं चुका पाते हैं तो उनके क्षेत्रों को अपने कब्जे में ले लेता है। ठीक है, चाहे वो श्रीलंका को ले लीजिए या मालदीव को ले लीजिए या फिर पाकिस्तान का बहुत बड़ा इलाका ले लीजिए, इन सभी को चीन ने क्या किया, बहुत बड़ा निवेश कर दिया। और बदले में जब पैसे देने की बारी आती है और यदि इन देश नहीं दे पाते हैं, आर्थिक कंडीशन क्योंकि इनकी पहले से ही खराब रहती है, तो ऐसे कंडीशन में चीन क्या करता है कि अपना अधिकार जमा लेता है इनके क्षेत्रों में। तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि सार्क को चाहिए कि सार्क जो है इस ऐसी चीजों का विरोध करे। ठीक है, और क्या करे कि वैश्विक जो मंच पर जो भी व्यापार शुल्क होते हैं, ठीक है, लगते हैं ज्यादा तो उन सभी को
कम करने की दिशा में भी एक पहल कर सकता है, ठीक है, एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जो है आवाज उठा सकता है, ठीक है। और इसके बाद सार्क एक ऐसा संगठन है जो ऐतिहासिक और समकालीन रूप से दक्षिण एशियाई देशों की पहचान को दर्शाता है, और यह प्राकृतिक रूप से बनी एक भौगोलिक पहचान है, और यहाँ की संस्कृति, भाषा और धार्मिक संबंध समान रूप से बनी एक भौगोलिक पहचान है, और यहाँ की संस्कृति, भाषा और धार्मिक संबंध समान रूप से दक्षिण एशिया को परिभाषित करती है। मतलब कि जो ये देश हैं सार्क के अंतर्गत, इनकी जो भी अंदर की क्षमताएं जैसे हैं, या फिर पारंपरिक जो वेशभूषा या फिर भौगोलिक जो पहचान है ये सभी, और या फिर इनकी संस्कृति, भाषा, धार्मिक संबंध, ये सभी जो एक दक्षिण एशिया की को परिभाषित करते हैं कि ये एक ही ताकत है दक्षिण एशिया की। दक्षिण एशिया के ये सभी देश एक जैसे ही लगते हैं, ये विश्व भर में ये एक मैसेज जाता है इनके तहत, ठीक है। और सभी सदस्य देशों द्वारा क्षेत्र में शांति व स्थिरता बनाए रखने के लिए संगठन की क्षमता का अन्वेषण किया जाना चाहिए। मतलब कि यदि शांति और स्थिरता को जो इस क्षेत्र में, दक्षिण एशिया वाला जो क्षेत्र है, बनाए रखना है, तो इस सार्क संगठन की जो क्षमताएं हैं उनका टाइम टू टाइम पर अन्वेषण किया जाना चाहिए, उनको देख रेख करना चाहिए, और जो है ज़्यादा से ज़्यादा इनकी बैठकें करी जानी चाहिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दों पर चर्चा हो सके, और उनका जो है कोई भी चुनौती है तो उसका हल निकाला जा सके, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया सार्क के बारे में। तो आई होप कि इस वीडियो के बाद आप नोट्स बनाने में मेंस के लिए काफ़ी इजी होगा आपको। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट जरूर करें, और चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।